विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य के अनुसार राज्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने भी मनु की भांति राज्य के सावयव स्वरूप को स्वीकार किया है और इस प्रकार से राज्य के 7 अंग माने हैं, जिसमें स्वामी, अमात्य, जनपद और दुर्ग, कोश, मित्र और दंड, ये 7 अंग उन्होंने माने हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्वामी या अमात्य। कौटिल्य ने स्वामी या अमात्य को राज्य का शीर्षस्थ अंग माना है। उनका ये मानना है कि स्वामी जो है, राजा जो है, वो राज की शक्ति का उपयोग करता है, इसलिए जो राजकीय दायित्व है उनको पूरा करना राजा का उत्तरदायित्व है, या जो राजकीय उत्तरदायित्व है उनका राजा के द्वारा पूर्ण किया जाना चाहिए। कौटिल्य का मानना है कि राजकीय दायित्वों की पूर्ति राजा जो है वो अच्छी प्रकार से कर सके, इसके लिए उनका मानना है कि राजा की समुचित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और समुचित प्रशिक्षण दिया, यानी राजा को राजकार्य की समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने युवराज पद की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया है। युवराज एक ऐसा पद है जो भावी राजा होता है, उसे राज की जो कार्य है, जो शासन संबंधी व्यवस्थाएं हैं, उसकी सारा प्रशिक्षण जो है उसे दिया जाता है। अर्थात राजपद को ग्रहण करने से पूर्व युवराज पद पर कार्य करते हुए भावी शासक जो है वो राजकाज संबंधी सभी जो बातें हैं, समस्याएं हैं, उन सब का या जो कार्य है उसका उन्हें व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से उन्होंने ये अपेक्षा की है कि राजा का चरित्र उत्तम होना चाहिए। राज्य के सप्तांगों में दूसरा महत्वपूर्ण अंग उन्होंने माना है अमात्य या मंत्री। उनका ये मानना है कि अमात्य जो है वो राज्य रूपी रथ का दूसरा पहिया होता है, यानी राज्य रूपी रथ का यदि पहला पहिया राजा है तो उस रथ का दूसरा पहिया जो है वो कौन है? अमात्य है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कौटिल्य ने भी मनु की भांति सप्तांगों में राज्य को जो स्थान दिया है, उससे ऐसा लगता है कि शासन की शक्ति, या ऐसा माना है कि शासन की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, बल्कि शासन की शक्ति राजा संस्थागत शक्ति है, जिसका प्रयोग राजा को अकेले नहीं बल्कि मंत्रियों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से राजकीय शक्ति का प्रयोग करना चाहिए या प्रयोग करने के लिए बाध्य किया है। राजा को ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि राजा जब भी राजकाज से संबंधित बातों का निर्णय करे, उस समय वह निर्णय में अपने मंत्रियों से परामर्श दे। साथ ही साथ उन्होंने राजा को ये निर्देश दिया है कि मंत्री पद पर नियुक्ति से पूर्व मंत्रियों की सुयोग्य तरीकों से जो है, यथोचित तरीकों से उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और उस परीक्षा में जब कोई व्यक्ति पास हो जाए या परीक्षण हो जाए और पवित्र हो जाए, तभी उसे मंत्री पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने कई जो है परीक्षाओं का उल्लेख किया है। जैसे उन्होंने कहा है कि धर्मोपदा रीति से जो है परीक्षा की जानी चाहिए, यानी धर्म के द्वारा अमात्य के हृदय की शुद्धता का परीक्षण करना चाहिए। दूसरा तरीका उन्होंने बताया है कि कामोपदा, यानी जिस व्यक्ति को वो मंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं उसके समक्ष स्त्री समागम के अवसर उपलब्ध कराकर उसके आचरण की परीक्षा करनी चाहिए। और जब कोई व्यक्ति कामोपदा रीति से जो है
पास हो जाए या परीक्षण में जो सफल साबित हो, उसे ही मंत्री पद प्रदान करना चाहिए। तीसरा तरीका उन्होंने बताया है कि अर्थोपदा, यानी उन्होंने कहा कि गुप्त उपायों के द्वारा जो है मंत्री को धन इत्यादि देकर जो है उसके चरित्र की परीक्षा करनी चाहिए। और चौथा तरीका बताया है भयोपदा, यानी मंत्री के समक्ष मंत्री को भयभीत करके शासन के विरुद्ध कार्य करने के लिए उसे प्रेरित किया जाए। और जब कोई व्यक्ति भयभीत करने पर भी शासन के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध कार्य करने के लिए तैयार न हो, ऐसे व्यक्ति को ही मंत्री पद प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार से इन चारों रीतियों से जो व्यक्ति सफल साबित हो, जो व्यक्ति शुद्ध हृदय वाला साबित हो, ऐसे मंत्रियों को ही, ऐसे व्यक्तियों को ही मंत्री पद प्रदान किया जाना चाहिए। मंत्रियों की संख्या कितनी हो, इस संबंध में कौटिल्य ने कोई निर्धारण नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि राजकाज के लिए जिस समय जितनी मंत्रियों की आवश्यकता हो, परिस्थिति के अनुरूप उतने मंत्री नियुक्त किए जाने चाहिए। सप्तांग में तीसरा अंग है जनपद। जनपद में कौटिल्य ने राज्य की सीमाओं, राज्य के अंतर्गत आने वाली भूभाग या सीमाएं और उसके अंतर्गत निवास करने वाले लोगों को शामिल, इस प्रकार से भूभाग और जनसंख्या को इसमें शामिल किया है। कौटिल्य ने कई प्रसंगों में जनपद को जो है राज्य के प्रशासन के संचालन के लिए भौगोलिक आधार पर संगठित एक इकाई के रूप में भी उसका उल्लेख किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कौटिल्य ने जनपद को आधुनिक जिले के पर्यायवाची के रूप में जो है उसे स्वीकार किया है, या आधुनिक समय में जिसे हम जिला कहते हैं उसी रूप में जनपद का जो है जनपद को माना है। कौटिल्य ने राजा से अपेक्षा की है कि जनपद कैसा होना चाहिए, तो उनका मानना है कि भौगोलिक दृष्टि से जो है जनपद की परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रक्षा करना जो है वो कैसी हो, करना आसान हो। साथ ही साथ जनपद की जो भूमि है वो उपजाऊ होनी चाहिए, थोड़े से परिश्रम से अन्न उत्पन्न किया जा सके। इसके अतिरिक्त जनपद के अंदर नदियाँ, सरोवर, पहाड़, पर्वत इन सब से युक्त होना चाहिए। उनकी मान्यता है कि जनपद जो है जल मार्गों से और स्थल मार्गों से भी जुड़ा होना चाहिए। इस प्रकार साथ ही साथ उनका मानना है कि जनपद की जो जनता है वो देशभक्ति से युक्त होनी चाहिए, परिश्रमी होनी चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए और पवित्र हृदय वाली होनी चाहिए। इसके बाद चौथे अंग के रूप में कौटिल्य जो है उन्होंने दुर्ग को माना है। उन्होंने माना है कि राज्य का एक आवश्यक अंग दुर्ग होना चाहिए और शासक से ये अपेक्षा की है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उसे उपयुक्त दुर्ग का निर्माण करना चाहिए। कौटिल्य ने माना है कि राज्य की सीमाओं के चारों ओर और उपयुक्त स्थानों पर जो सीमा के मध्य दुर्ग का निर्माण करना चाहिए। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की बात कही है। सबसे पहला है औदक दुर्ग। औदक मीन्स जल, यानी ऐसा दुर्ग जो कि औदक दुर्ग वह दुर्ग होता है जो कि चारों ओर से जल से घिरा होता है, पानी से घिरा होता है। दूसरा दुर्ग है पार्वत दुर्ग। पार्वत दुर्ग जो बड़े बड़े पत्थरों से घिरा हुआ हो और चारों ओर से पर्वत और कंदराओं से व्याप्त हो, अर्थात गुफा के रूप, पर्वतों पर गुफाओं के रूप में जो गुफाओं के अंदर जो दुर्ग बने होते हैं उनको पार्वत दुर्ग माना है। पार्वत दुर्ग के बाद तीसरा दुर्ग है धानवन दुर्ग, यानी जो मैदानी इलाकों में घिरा हो, घास और जल से
रहित हो, अर्थात विहीन हो। अर्थात कहने का मतलब है कि जो मरुस्थलीय स्थलों में बना हुआ दुर्ग। और चौथा दुर्ग है वन दुर्ग, जो चारों तरफ से कटीले वृक्षों और लताओं से, झाड़ियों से घिरा हो, चारों ओर से दलदल से घिरा हो, ऐसे दुर्ग को उन्होंने वन दुर्ग कहा है। कौटिल्य का ऐसा मानना है कि औदक दुर्ग और पार्वत दुर्ग जो है वो राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, और जो वन दुर्ग है और जो धानबन दुर्ग है वो ऐसे दुर्ग हैं जहाँ राजा आपत्ति के समय या आपत्ति काल के समय छुपकर अपने प्राणों की रक्षा करता है और साथ ही साथ राज्य की शक्ति को संगठित करने का प्रयास कर सकता है। इसके बाद पांचवें सप्तांगों में पांचवें अंग के रूप में जो स्थान आता है वो कोश। यानी राजकीय कार्यों को संपादित करने के लिए कोश बहुत उपयोगी होता है। कोश के द्वारा ही राजा प्रजा का कल्याण कर सकता है, इसलिए राजा को कोश वृद्धि का उपाय करना चाहिए, कोश में वृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। कोश वृद्धि का कार्य भी राजा को जो है उचित तरीके से करना चाहिए, इस बात का विशेष उल्लेख किया है। और उन्होंने कहा है कि कोश वृद्धि का कार्य करने के लिए राजा को जो है अपने या कोश संग्रह के लिए राजा को अपने विश्वासपात्र मंत्रियों और अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाना चाहिए। और इसके लिए भी उन्होंने कहा कि कोष संग्रह में लगे हुए जो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उनकी भी समय समय पर उनके कार्यों पर भी राजा को जो है निगरानी रखना चाहिए, अर्थात इस बात को देखना चाहिए कि कहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने उनके ऊपर समुचित नियंत्रण रखने की भी बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कोषागार का जो अधिष्ठाता है, कोष संग्रह करने वाला जो अधिकारी है, कोषाध्यक्ष जो है, उसे उन्होंने कहा कि उसे ऐसा होना चाहिए कि उसे पूरे कोष की जानकारी होनी चाहिए और जिस समय राजा आवश्यकता होने पर कोष की जानकारी मांगे उस समय उसे तुरंत कोष की जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए। अब आता है इसके बाद छठे अंग के रूप में सप्तांगों में जिसे स्थान दिया है वह है दंड या सेना। कौटिल्य ने जो है दंड या सेना को राज्य की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक माना है, क्योंकि इसके द्वारा ही राजा जो है प्रजा की आंतरिक रूप से और बाह्य शत्रुओं से रक्षा करने में समर्थ हो सकता है। इस संबंध में भी उन्होंने कहा कि सैनिक के रूप में किनको भर्ती किया जाना चाहिए, तो इस संबंध में कहा कि सैनिकों की शौर्य आदि के गुणों की जो है परीक्षा करनी चाहिए और उसके उपरांत ही सेना में लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब लोगों की सेना के सैनिक के रूप में नियुक्त कर दे उसके बाद उन सैनिकों का युद्ध कार्य के लिए कठोर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उसके पश्चात उनके सेना को अनुशासित रखने के ऊपर बल देनी, उनके अंदर अनुशासन की भावना पैदा की जानी चाहिए। यानी जिन लोगों को सैनिक के रूप में नियुक्त करना चाहता है उसे जो है उनके शौर्य आदि गुणों की परीक्षा करे, जिसमें उत्तीर्ण होने पर जो है उन्हें सेना में स्थान दे और उसके पश्चात उन्हें सैनिक कार्यों का, युद्ध संबंधी कार्यों का कठोर प्रशिक्षण दिया जाए और साथ ही साथ उनके अंदर अनुशासन की भावना का भी समावेश किया जाना चाहिए, संचार किया जाना चाहिए। सेना में उन्होंने यथासंभव जो है उन्होंने कहा कि सामान्यतः तो चारों वर्गों को स्थान दिया जाना चाहिए, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों लोगों के लोग सेना में भर्ती किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्षत्रियों को सैनिक के रूप में भर्ती करना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए और यदि क्षत्रिय ना हो, क्षत्रियों के बाद प्राथमिकता के तौर पर द्वितीय स्थान वैश्यों को और वैश्यों के बाद तीसरा स्थान जो है उन्होंने शूद्रों को दिया है। और इस प्रकार से उन्होंने सैनिक के रूप में वरीयता की दृष्टि से ब्राह्मणों को चौथा स्थान वो प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ब्राह्मणों को जो है
आवश्यकता पड़ने पर ही सेना में भर्ती किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो युद्ध में यदि उन्हें कोई नमस्कार कर लेता है या आदर सत्कार कर देता है तो वो युद्ध में उन्हें क्षमा प्रदान कर देते हैं। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर ही चौथी वरीयता के रूप में वो ब्राह्मणों को स्थान देते हैं। और युद्ध सप्तांगों में 7वां स्थान कौटिल्य मित्र को देते हैं और 7वें अंक के रूप में उन्होंने मित्र को स्थान दिया है। कौटिल्य का मानना है कि राजा जो है वो प्रजा रक्षण का कार्य जब भी अच्छी प्रकार से कर सकता है जब उसे बाहरी दृष्टि से किसी आक्रमण की आशंका ना हो या अपने राज्य के ऊपर किसी प्रकार की बाहरी आक्रमण की आशंका उसे नहीं रहती है, तभी वो प्रजा रक्षण के कार्य को अच्छे प्रकार से कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने राजा के लिए मित्र संग्रह की सबसे ज़्यादा आवश्यकता बताई है। और उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने पर ही राजा जो है राज्य की सुरक्षा के प्रति आसक्त रह सकता है। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य जो मित्र की बात करते हैं या सप्तांगों में मित्र को स्थान दिया है तो वो राज्य के साम्राज्यवादी स्वरूप के पक्षधर नहीं है, बल्कि राज्य के शांतिवादी स्वरूप के पक्षधर दिखाई देते हैं। सभी अंगों की या सभी प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता के संबंध में कौटिल्य का ऐसा मानना है कि जिस कार्य की सिद्धि के लिए जिस समय जिस प्रकृति से काम लिया जाना महत्वपूर्ण हो या वो जिस समय जो प्रकृति महत्वपूर्ण है उस समय उस प्रकृति को ही अपनी कार्य सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए या महत्व दिया जाना चाहिए। कौटिल्य जो है सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से राज्य के सभी अंगों का विवेचन नहीं करते हैं, क्योंकि राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य के 4 जो अंग माने गए हैं उन चारों अंगों का समावेश सप्तांगों में नहीं लगता है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य के 4 अंग हैं जनसंख्या, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य का जो अत्यंत अनिवार्य और आवश्यक अंग आधुनिक अवधारणा के अनुसार जो माना गया वो है संप्रभुता। और संप्रभुता को कौटिल्य जो है दंड और धर्म के रूप में अभिव्यक्त करते हैं या दंड और धर्म को राज्य में संप्रभु माना है। तो इस प्रकार से सप्तांगों में कौटिल्य ने दंड और धर्म को कहीं स्थान नहीं दिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सप्तांगों में वो संप्रभुता को स्थान देते हुए नहीं देते हैं। 3 अंगों का समावेश तो स्पष्ट होता है, क्योंकि जनपद जो है वो आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य के जो पहले 2 अंग हैं भूभाग और जनसंख्या उसका प्रतिनिधित्व करता है। स्वामी और अमात्य शासन के संस्थागत स्वरूप को व्यक्त करता है और जो दुर्ग है, कोष है और मित्र है वो राजकाज के लिए आवश्यक साधन को व्यक्त करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक अवधारणा के 3 अंगों अर्थात जनसंख्या अर्थात भूभाग, जनसंख्या और सरकार का प्रतिनिधित्व कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों में दिखाई देता है, लेकिन संप्रभुता का जो है कहीं पर भी प्रतिनिधित्व सप्तांगों में दिखाई नहीं देता है। स्वामी कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत स्वामी, अमात्य, दुर्ग, मित्र और कोष जो है वो सम्मिलित रूप से राज्य के अंग के रूप में आधुनिक अवधारणा में प्रयुक्त राज्य के आवश्यक अंग सरकार को अभिव्यक्त करते हैं।